अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 3 तक कल हो गए थे। इफ एफ इज एनालिटिक एट जेड नॉट, ध्यान रखिएगा एनालिटिक का सीधा मतलब है डिफरेंशिएबिलिटी से। अगर आप फंक्शन को कह रहे हैं कि फंक्शन जेड नॉट पर एनालिटिक है तो आप कहेंगे फंक्शन जो है जेड नॉट पर डिफरेंशिएबल है। अब जो थ्योरम आप करने वाले हैं ये 12th क्लास में भी पढ़ाई जाती है, ये बीएससी पार्टन में भी पढ़ाई जाती है। अब ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में तीसरी बार आ गई है, तो यानी कि एक ही थ्योरम आप 3 बार करने जा रहे हैं। एनालिटिक एट जेड नॉट, प्रूव दैट इट मस्ट बी कंटीन्यूअस एट जेड नॉट, यानी कि फंक्शन अगर जेड नॉट पर एनालिटिक है तो वो जेड नॉट पर कंटीन्यूअस भी होगा। यानी कि सीधा सा मतलब है कि जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं वो ऑलवेज कंटीन्यूअस भी होते हैं। गिव एन एग्जांपल टू शो दैट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरली ट्रू, लेकिन एक एग्जांपल देना है कि इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। यानी कि हमें सीधे सीधे शब्दों में बात करनी है, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं वो कंटीन्यूअस होते हैं। और एक एग्जांपल की सहायता से दिखाना है कि अगर कोई कंटीन्यूअस फंक्शन लिया जाए तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन हमें मना करना है तो हम एक ऐसा एग्जांपल दिखाएंगे जो कंटीन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। अब देखिएगा ये बीएससी पार्ट 1 और 12th के मेथड से ही मैं क्वेश्चन को कर रहा हूँ, बस एक्स वाले वेरिएबल की जगह जेड वाला वेरिएबल डाल देता हूँ। अब ये है एफ जेड इज एनालिटिक और डिफरेंशिएबल at z naught, then f dash z naught exists and given by f dash z naught is equal to limit h tends to 0 function of z naught plus h minus function of z naught upon h, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ देखिएगा मैंने बीएससी पार्ट 1 या 12th वाला मेथड लगा दिया है, एच वेरिएबल मैंने डाल दिया है यहाँ पर। अब मुझे कंटीन्यूअस दिखाना है। अब ये लीजिएगा, चूंकि फंक्शन ऑफ जेड नॉट प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ जेड नॉट इक्वल टू डाल दीजिएगा फंक्शन ऑफ जेड नॉट प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ जेड नॉट अपॉन एच इंटू एच, ब्रैकेट में लिख देते हैं क्योंकि एच इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसकी लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ हो जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ जेड नॉट प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ जेड नॉट, यहाँ हो जाता है आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाता है फंक्शन ऑफ जेड नॉट प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ जेड नॉट अपॉन एच। एक वैल्यू तो आप ये अलग डाल दीजिएगा और इनटू में दूसरी वैल्यू में डाल दीजिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h। अब देखिएगा ये वाली वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 से डाल देंगे, यूज इक्वेशन 1, तो आरएचएस में हो जाएगा एफ डैश जेड नॉट इनटू 0, लेकिन मल्टीप्लाई करके सब कुछ 0 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई करके जो है सब कुछ आप 0 हो जाएगा। अब ये इधर ले आते हैं हम, तो ये ले जाता है हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ जेड नॉट प्लस h इक्वल टू फंक्शन ऑफ जेड नॉट, यानी कि लिमिट की जो वैल्यू है वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर है, और जब लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो जाती है तो हम कहते हैं फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस है। अब हम यहाँ से कह सकते हैं टू इम्प्लाइज एफ जेड इज कंटीन्यूअस एट जेड नॉट। इस प्रकार से हम सिद्ध कर चुके हैं कि कोई फंक्शन अगर जेड नॉट वाले बिंदु पर डिफरेंशिएबल यानी कि एनालिटिक है तो वो उस वाले बिंदु पर कंटीन्यूअस भी जरूर होगा। अब ये हो गया है। अब इसका एग्जाम्पल देने जा रहे हैं। नाउ we will prove that, now we will prove that converse is not necessarily true। अब हम सिद्ध करने जा रहे हैं कि इसकी कन्वर्स जो है वो नेसेसरली ट्रू नहीं है। इसके लिए हम एग्जाम्पल देंगे। आप ले लीजिएगा लेट एफ जेड इक्वल टू, ये ले लीजिएगा जेड नॉट ले लीजिएगा। अब जेड नॉट जेड बार है, जेड बार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है ये x माइनस आई वाई, एक्स और वाई पॉलिनोमियल होते हैं तो एवरीवेयर कंटीन्यूअस है। बेस इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर, ये हर जगह कंटीन्यूअस है ना। अब मैं यहाँ पर आप दिखाने वाले हैं कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा, फिर फार्मूला लेने चलिएगा। एफ डैश जेड इक्वल टू डालिएगा आप लिमिट
डेल्टा जेड टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस फंक्शन ऑफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, यहाँ से वैल्यू उठा लीजिएगा, ये हो जाता है जेड प्लस डेल्टा जेड का बार माइनस जेड बार अपॉन डेल्टा जेड। अब देखिएगा बार लग रहा है पूरे का, ये ध्यान रखना 12 के रूल में बताता चलूंगा आपको। अगर z1 प्लस z2 का बार है तो ये हो जाएगा z1 बार प्लस z2 बार, z1 माइनस z2 का बार है तो z1 बार माइनस z2 बार, z1 इंटू z2 का बार है तो ये हो जाएगा z1 बार इंटू z2 बार, और z1 अपॉन z2 का बार है तो ये हो जाएगा z1 बार अपॉन z2 बार। 11 क्लास पढ़े हुए बहुत दिन हो गए हैं तो मैंने 11 के फार्मूले ये लिख दिए हैं, चारों फार्मूले। तो बार में हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना हो, प्लस हो माइनस हो मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो, सबका बार जो है वो अलग अलग हो जाता है। अब यहाँ देखिएगा ये दोनों का बार अलग अलग हो जाएगा। लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 जेड बार प्लस डेल्टा जेड बार माइनस जेड बार अपॉन डेल्टा जेड। अब यहाँ जेड बार से जेड बार जो है वो कैंसिल हो जाता है। अभी यहाँ पर मुझे मिलता है एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड। अब यहाँ पर मैं एक मेन बात बताना चाहूंगा जो मेरी सबसे पहले वीडियो में बताई गई थी इस चैप्टर के, यही बुक के सबसे पहले वीडियो में बताई गई थी। 12th वाली और बीएससी पार्ट 1 वाली डिफरेंशियलिटी में और यहाँ की डिफरेंशियलिटी में बहुत बड़ा फर्क है। जब वहाँ डिफरेंशियलिटी देखने जाते हैं तो एक पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जेड यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है जिसमें कि 2 वेरिएबल एक्स और वाई होते हैं। तो 2 वेरिएबल की जो डिफरेंशियलिटी होती है उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है, डिफरेंशियलिटी में भी और कंटिन्यूटी में भी। अगर डिफरेंशियलिटी और कंटिन्यूटी अगर आप कह रहे हैं तो आपको गारंटी करनी पड़ेगी किसी भी रास्ते पर जाए, यानी कि लिमिट को सेटिस्फाई करने वाले अगर 1 करोड़ रास्ते भी होंगे तो सब पर जो लिमिट की वैल्यू होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए। अगर आपकी वैल्यू यूनिक नहीं आ रही है तो आप उसे डिफरेंशिएबल नहीं कह सकते, और जो डिफरेंशिएबल नहीं होगा वो एनालिटिक नहीं हो सकता। अब मैं नो में जा रहा हूं तो मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल देना पड़ेगा। ढेरों सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ढेरों एग्जाम्पल हो सकते हैं, ढेरों एग्जाम्पल आपको यस बोलेंगे, ढेरों एग्जाम्पल आपको नो बोलेंगे, लेकिन आप अगर एक भी एग्जाम्पल ऐसा है आपके मैथमेटिक्स में जो आपको एग्जाम्पल में नो उत्तर देता है तो वो थ्योरम नो में जाएगी, ना कि यस में। यस में सिर्फ वही थ्योरम जाती है जिसमें कि सारे यस हो जाते हैं। बस मुझे रास्ता लेते हुए ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं जो पाथ चूज करूंगा वो इस तरह से होना चाहिए कि डेल्टा जेड जो है वो टेंस टू 0 में होना चाहिए। अब मैं ऐसे ले लेता हूं लेट डेल्टा जेड इक्वल टू आर ई टू दी पावर आई थीटा लेता हूं मैं, तो डेल्टा जेड टेंस टू 0 हो जाएगा मेरा आर टेंस टू 0। तो यहाँ से मेरा एफ डैश जेड की वैल्यू बनेगी लिमिट आर टेंस टू 0 बनेगा, ये हो जाएगा आर ई टू दी पावर माइनस आर थीटा आर ई की पावर आई थीटा। आर से आर मेरा कैंसिल हो जाता है, जब आर मेरा कैंसिल हो जाता है तो लिमिट की मुझे कोई जरूरत नहीं है, ये हो जाता है ई की पावर माइनस 2 आई थीटा। तो एफ डैश जेड इक्वल टू आ जाता है कॉस 2 थीटा माइनस आई साइन 2 थीटा। अब देखिएगा डिफरेंशिएशन की वैल्यू मेरी क्या आई है, डिफरेंशिएशन की वैल्यू आई है मेरी cos 2 थीटा माइनस आई साइन 2 थीटा। डिफरेंशिएशन की वैल्यू में से लिमिट हट चुकी है और डिफरेंशिएशन की वैल्यू डेरिवेटिव की वैल्यू मेरी थीटा पर डिपेंड कर रही है। थीटा 0 डालेंगे वैल्यू अलग आएगी, 30 डालेंगे अलग आएगी, 45 डालेंगे अलग आएगी, 60 डालेंगे अलग आएगी। थीटा की वैल्यू जब तक रन करती रहेगी आपके डेरिवेटिव की वैल्यू भी रन करती रहेगी। इट इज नॉट यूनिक बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो यानी कि डिफरेंशिएशन की वैल्यू यूनिक नहीं है, यानी कि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, अर्थात आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है। अब यहां से कह देते हैं डेरिवेटिव इज नॉट यूनिक एज इट इज डिपेंड अपॉन थीटा। ये डिपेंड कर रहा है थीटा पर। सो एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल और एफ जेड इज नॉट एनालिटिक। जो फंक्शन है आपका वो एफ जेड जो है वो ना तो एनालिटिक है अर्थात ना ही वो डिफरेंशिएबल है।
तो इस तरह से आपने देखा कैलकुलस हो या रियल एनालिसिस हो या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं दे आर ऑलवेज कंटीन्यूअस, बट जो फंक्शन आपके कंटीन्यूअस होते हैं वो जरूर नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो। वो डिफरेंशिएबल हो भी सकते हैं और वो डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 जैसा ही जो है आपका एग्जाम्पल नंबर 5 का, प्रूव दैट एफ जेड इज इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर बट नो वेयर डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एट द ओरिजिन। आपको प्रूव करके दिखाना है कि जो फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर है हर जगह कंटीन्यूअस है, और लेकिन ये कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं है एक्सेप्ट एट ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन पर जाएंगे तो वो डिफरेंशिएबल होगा, बाकी और कहीं वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आंसर में आ जाइएगा जेड इज इक्वल टू आपका एक्स प्लस आई वाई होता है, मोड जेड इज इक्वल टू होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एफ जेड इज इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर है, तो यानी कि आपका बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों ऑलवेज कंटीन्यूअस है। तो ये कंटिन्यूटी में तो आप यही ध्यान रखिएगा कि कंटिन्यूटी अगर आपको ब्रेक करनी है तो आप इन्फिनिटी के बारे में सोचिएगा, है ना, वरना तो आप कंटिन्यूअस लिख के चले जाइएगा 12th या बीएससी पार्ट 1 के अकॉर्डिंग, विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। अब हम लिख देते हैं इसे दिस इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। अब मैं डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं, चूंकि एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0, वैल्यू उठाइएगा यहाँ से मोड जेड प्लस डेल्टा जेड का स्क्वायर माइनस मोड जेड स्क्वायर अपॉन डेल्टा जेड। अब यहाँ फार्मूला 11 का यूज करिएगा, मोड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू होता है तो जेड इंटू जेड बार होता है, तो ये आपका लिमिट हो जाता है डेल्टा जेड टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा जेड प्लस डेल्टा जेड जेड बार प्लस डेल्टा जेड बार माइनस जेड जेड बार अपॉन डेल्टा जेड। ये हो जाता है लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 जेड जेड बार प्लस जेड डेल्टा जेड बार प्लस डेल्टा जेड इंटू जेड बार प्लस डेल्टा जेड बार माइनस जेड जेड बार अपॉन डेल्टा जेड। ये टर्म आपकी कैंसिल आउट हो जाती है। अब आपका हो जाता है लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0। अब डेल्टा जेड से यहाँ डिवाइड कर दीजिएगा, जेड डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड हो जाता है, यहाँ डेल्टा जेड से जेड बार कट जाएगा, ये जेड बार हो जाएगा, जेड बार हो जाएगा और प्लस यहाँ डेल्टा जेड से डेल्टा जेड कट जाएगा, तो ये हो जाता है प्लस डेल्टा जेड बार। अब लिमिट आप अलग अलग तोड़ दीजिएगा, तो ये हो जाता है जेड लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड प्लस यहाँ जेड बार बन जाता है और ये वैल्यू आपकी 0 बन जाती है, तो आपकी वैल्यू बन जाती है एफ डैश जेड इज इक्वल टू जेड लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड और प्लस जेड बार। इक्वेशन नंबर 1 देखिएगा, जब डेल्टा जेड 0 होगा तो उसका बार भी 0 हो जाएगा, तो ये है 0 अपॉन 0, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म हो चुकी है। अब मैं इसकी वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, जैसे कि लास्ट एक्सरसाइज में ली थी अभी एग्जाम्पल में, आप लेट कर लीजिए डेल्टा जेड इज इक्वल टू आर ई टू दी पावर आई थीटा, तो डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 पर आपको मिलेगा आर टेंड्स टू 0, तो लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट आर टेंड्स टू 0 आर ई टू दी पावर माइनस आई थीटा अपॉन आर ई टू दी पावर आई थीटा, आर हट जाता है ई की पावर माइनस 2 आई थीटा कॉस 2 थीटा माइनस आई साइन 2 थीटा। फिर वही एक्सप्लेनेशन लिखिएगा जो पीछे वाले में लिखा था, विच इज नॉट यूनिक। जब ये यूनिक नहीं है तो इक्वेशन नंबर 1 यूनिक नहीं है, विच इज नॉट यूनिक, सो बाय इक्वेशन 1 एफ डैश जेड इज नॉट यूनिक। अब ये यहाँ पर मैं ये डाल देता हूँ एक्सेप्ट एट जेड इक्वल टू 0, सो एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एक्सेप्ट एट जेड इक्वल टू 0। एक्सेप्ट जेड इक्वल टू 0 हर जगह डाला जा रहा है, क्योंकि अब ये आप देखेंगे जब ओरिजिन पर जाएंगे आप तो आंसर यस हो जाएगा। एट
ऑरिजिन, जब ऑरिजिन पर आप जाते हैं तो जेड 0 हो जाएगा और जेड बार जो है वो 0 हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 से देख लीजिएगा, बाई इक्वेशन 1 ये वाली वैल्यू भी 0 में चली जाएगी और जेड की वैल्यू 0 में चली जाएगी। 0 की जब मल्टीप्लाई होगी तो पूरी वैल्यू 0 में चली जाएगी। यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिएगा एफ डैश 0 इक्वल टू 0। देखिएगा ये होता है यूनिक। 0 पर जो डिफरेंशिएबल की वैल्यू है 0 है, यहाँ से लिमिट का कोई लेना देना आपके पास नहीं है, यहाँ से आपका कोई लिमिट का देना देना नहीं है, तो ये आपकी यूनिक हो गई, विच इज यूनिक। अब आप कह सकते हैं एफ जेड इज एनालिटिक एट ऑरिजिन, यानी कि आपका फंक्शन है वो ऑरिजिन पर जो है वो एनालिटिक है। अब देखिएगा एग्जाम्पल कराते कराते मैं एक्सरसाइज पर आ गया हूँ। असल में क्या है, इस वाली एक्सरसाइज में 2 तरह के मेथड है। अभी जिनकी बात कर रहे हैं, अभी हम सिंपल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अभी एक टाइप के जो एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। अभी आज कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी की बात कर लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन देखिएगा, शो दैट एफ जेड इज इक्वल टू sin x cos हाइपरबोलिक y प्लस i cos x sin हाइपरबोलिक y इज कंटीन्यूअस एज वेल एज एनालिटिक एवरीवेयर। आपको प्रूव करके दिखाना है कि फंक्शन हर जगह कंटीन्यूअस है और हर जगह जो होगा एनालिटिक है। अब देखिएगा आंसर में एफ जेड इज इक्वल टू आपका sin x cos हाइपरबोलिक y प्लस i cos x sin हाइपरबोलिक y। आप बीएससी पैटर्न का फार्मूला यूज करिएगा, sin x cos i y प्लस i cos x sin i y अपॉन i कैंसिल, तो ये हो जाता है आपका sin x प्लस i y। एफ जेड इक्वल टू आपका हो जाता है sin z। एफ जेड इक्वल टू sin z हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ये हो जाता है विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। ये डिफरेंशिएशन है, एफ डैश जेड है। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन करते हैं बाई ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, एफ डैश जेड इक्वल टू कॉस जेड हो जाता है। यहाँ पर आपको लिमिट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यस है तो सीधे सीधे साइन का डिफरेंशियल कॉस होता है। कॉस भी हर जगह एग्जिस्ट करता है। एफ डैश जेड इक्वल टू कॉस जेड, ये है विच इज फाइनाइट, सो विच इज, आप इसे ऐसे एफ डैश जेड इक्वल टू कॉस जेड कह दीजिएगा और ये कह दीजिएगा डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल टू कॉस जेड। अब जैसे CS2 एनालिटिक बताए थे तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड को इनफाइनाइट आना था, लेकिन कॉस जेड जो है वो फाइनाइट वैल्यू है, नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट। सो फंक्शन इज एनालिटिक एवरीवेयर। तो आपका जो फंक्शन है वो हर जगह जो है एनालिटिक है। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन अलग मेथड का है, ये आपको बाद में कराया जाएगा। जो तीसरा वाला क्वेश्चन है, तीसरे वाले क्वेश्चन के लिए आप डू एग्जाम्पल 4 जो सफिशिएंट कंडीशन है ये करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पहले ही हो चुका है, जो अभी वीडियो में एक्सप्लेन करा गया था। एग्जाम्पल नंबर 4 उसकी सफिशिएंट कंडीशन है, ये आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। 4th क्वेश्चन देखिएगा। 4th क्वेश्चन में उसने दे रखा है W इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड। सबसे पहले उसने कहा है फाइंड डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, फाइंड वेदर वेयर एफ जेड इज नॉट एनालिटिक। आप एक तो डिफरेंशिएशन आपसे पूछ रहा है तो आप सीधे सीधे डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू जेड। तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड यानी कि एफ डैश जेड डिवाइड रूल लगा दीजिएगा, 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर 1 माइनस जेड इंटू 1 और फार्मूले का माइनस हो जाएगा 1 प्लस जेड इंटू माइनस 1 माइनस जेड माइनस माइनस प्लस 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर। जेड से जेड कट जाता है तो यहाँ पे डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड की वैल्यू हो जाती है 2 अपॉन 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब देखिएगा पहला पार्ट तो ये हो चुका है।
अब आपसे ये कह रहा है कि फंक्शन कहाँ एनालिटिक नहीं है। जहां फंक्शन एनालिटिक नहीं है वहां पर डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट आ जानी चाहिए। अब देखिएगा z इक्वल टू 1 अगर रखते हैं तो इनफाइनाइट बनेगा एट z इक्वल टू 1 dw अपॉन dz इक्वल टू इनफाइनाइट। सो fz इज नॉट एनालिटिक एट z इक्वल टू 1। आपका जो फंक्शन है वो z इक्वल टू 1 पर एनालिटिक नहीं है। जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये भी अभी बाद में होगा, अलग तरीका सिखाया जाएगा मैंने। छठा क्वेश्चन देखिएगा। छठे क्वेश्चन में है फॉर बार्ड वैल्यू ऑफ z, फॉर बार्ड वैल्यू ऑफ z द फंक्शन डिफाइंड बाय फॉलोइंग इक्वेशन सीजेस टू बी एनालिटिक। ये है बेटा z इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक u cos b प्लस i cos हाइपरबोलिक u sin b। ये छठे क्वेश्चन में दे रखा है और ये बताना है कि यहाँ पर फंक्शन जो है सीरीज टू बी एनालिटिक कहाँ पर होगा। चेंज करिएगा, z इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक u है तो ये हो जाएगा साइन आई यू अपॉन यू हो जाता है, सॉरी साइन u अपॉन i हो जाएगा, cos b ऐसा कैसे ही रहेगा प्लस i cos हाइपरबोलिक u का हो जाएगा cos i u, ये साइन b। हाँ अब z इक्वल टू यहाँ पर 1 अपॉन i की वैल्यू माइनस हो जाती है, माइनस i साइन आई यू कॉस b प्लस i कॉस आई यू और साइन b। ये हो जाता है z इक्वल टू हाफ, यहां से देख लीजिएगा i कॉमन ले लीजिएगा, i अगर आप कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर देख लीजिएगा i कॉमन ले लेते हैं तो पहले ये हो जाएगा साइन b cos आई यू माइनस cos b साइन आई यू, z इक्वल टू i, ये बन जाता है साइन b माइनस आई यू। तो z इक्वल टू आई साइन b माइनस आई यू है, इसमें से i कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ आप माइनस का i कॉमन लीजिएगा तो माइनस का i अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ u बचता है और माइनस का b अपॉन i हो जाता है। z इक्वल टू i, साइन का माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस i साइन i और ये 1 अपॉन i को माइनस i लिखेंगे तो ये हो जाएगा u प्लस आई बी। z इक्वल टू हो जाता है माइनस साइन i, अब u प्लस आई बी है क्योंकि u प्लस आई बी की वैल्यू आपकी w है, ये w हो जाता है। तो z इक्वल टू माइनस आई, बीएससी पार्ट 1 का फार्मूला लगा दीजिएगा, i साइन हाइपोलिक w, i स्क्वायर बनेगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, z इक्वल टू बनेगा साइन हाइपरबोलिक w, w इक्वल टू जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z। अब आप डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z, dw अपॉन dz इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस z स्क्वायर। आप देखिएगा यहाँ पर dw अपॉन dz है तो dw अपॉन dz की जो वैल्यू आ गई है वो अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस z स्क्वायर आ गया है। तो फंक्शन अगर एनालिटिक नहीं है तो डेरिवेटिव की वैल्यू को इनफाइनाइट होना पड़ेगा। अब मैं कंडीशन लगा देता हूँ, इफ w इज इक्वल टू hz इज नॉट एनालिटिक देन dw अपॉन dz इज इक्वल टू इनफाइनाइट। वैल्यू उठा लीजिएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू इनफाइनाइट, 1 प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 0, z इक्वल टू -1, अब z इज इक्वल टू प्लस माइनस i। ये दो पॉइंट आ गए हैं आपके, z इज इक्वल टू एक i आ गया, z इज इक्वल टू माइनस i आ गया। यहाँ पर जो आपका फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं होगा। तो अब हम रिजल्ट लिख देते हैं, एट z इज इक्वल टू प्लस माइनस i, एफ जेड सी जेस
टू बी एनालिटिक, यानी कि z इक्वल टू प्लस माइनस आई पर जो फंक्शन है आपका सीजेस टू बी एनालिटिक, वो एनालिटिक होना जो है वो बंद कर देता है। यहाँ पर ये वैल्यू है अब देखिएगा, ये आज जो टॉपिक सिखाए गए इस टॉपिक में बात करी गई कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी की। आज अभी टॉपिक को मैं यहीं रोकता हूँ। अब पहली एक्सरसाइज कंप्लीट होने के लिए एक टाइप के क्वेश्चन और रह गए हैं, जो स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है। उसके लिए थोड़ा सा पार्शियल डेरिवेटिव के फार्मूले और बताने पड़ेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव जो है लिमिट में किस तरह से काम करता है। अब मैं कॉची राइमन कंडीशन सेटिस्फाई करने जाऊँगा, और ये समझ लीजिएगा आपको 1 2 3 क्वेश्चन आपको मैं सिखाऊंगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है बाकी एग्जाम्पल आपको होमवर्क दे दिए जाएंगे, और आप पहली एक्सरसाइज जो है आराम के साथ जो है कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन उसको कम से कम एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन मुझे अच्छी तरह से करना होगा, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो सिखाया जाएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।